प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी व्याकरण का अध्ययन। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का अध्ययन है कक्षा 10 व्यावहारिक व्याकरण। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। ये आप सबको पता चल गया होगा। अपना जो पाठ्यक्रम है वह 70% रहेगा। इस 70% पाठ्यक्रम में व्याकरण का जो भाग है वो आप सबके ध्यान में आ रहा होगा कि एक जो भाग रहेगा वह रहेगा अपठित बोध से संबंधित। बोध 10 अंक का रहेगा। 5 अंक का रहेगा अपठित गद्यांश और 5 अंक का रहेगा अपठित पद्यांश। गद्यांश में से एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से पद्यांश में से भी 5 प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर का अपठित गद्यांश और 5 नंबर का रहेगा अपठित पद्यांश। ऐसे 10 नंबर तो अपठित बोध के रहेंगे। इसी प्रकार से 14 अंक रहेंगे रचना के, जिसमें से 6 अंक निबंध के होंगे। निबंध की अपन को आउटलाइन दी जाएगी। उन बिंदुओं के आधार पर ही हमको निबंध तैयार करना है। अपना निबंध 300 शब्दों का होगा। इसमें अपन को विकल्प दिए जाएंगे। उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर अपन को निबंध लिखना है। ये 6 अंक का रहेगा। इसी प्रकार से पत्र रहेंगे। ये जो पत्र है ये 4 अंक का होगा। 2 प्रकार के पत्र रहेंगे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। और एक 4 अंक का रहेगा विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन की जो शब्द सीमा है वह 25 से और 30 शब्दों तक की रहेगी। इस प्रकार से 14 अंक रचना के रहेंगे, 10 अंक अपठित बोध के और 14 अंक रचना के। अब व्यावहारिक जो व्याकरण है वह व्यावहारिक व्याकरण 10 अंकों की होगी। उस 10 अंक में से पद भेद रहेगा अपना 4 अंक का, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पद यानी विकार के आधार पर शब्दों के भेद, जो विकारी और अविकारी है वो 8 प्रकार के जो शब्द भेद है वो 4 अंक के रहेंगे, जिसको पद भेद के नाम से जाना जाता है। और पद परिचय के नाम से भी अपन उसमें प्रश्न पत्र में अपन से पूछा जाएगा। 2 अंक के रहेंगे प्रत्यय और उपसर्ग। 2 अंक के रहेंगे संधि और समास। इसी प्रकार से 2 अंक के रहेंगे लोकोक्ति और मुहावरे। कुल मिलाकर के ये 10 अंक की व्यावहारिक व्याकरण रहने वाली है। 4 अंक का पदभेद, 2 अंक के प्रत्यय उपसर्ग और 2 अंक के संधि समास, 2 अंक के लोकोक्ति और मुहावरे रहेंगे। ये लोकोक्ति और मुहावरे अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही होंगे। इसलिए पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय अपन को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में जो लोकोक्ति और मुहावरे आए हैं उनको हमें भली प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। और 36 नंबर की अपनी पाठ्य पुस्तक रहेगी। इस प्रकार से अपना जो पेपर है वह 70 अंक का रहने वाला है। आज का हमारा जो अध्ययन है वह रहेगा अपठित बोध। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अपठित बोध के जो अपने 10 अंक का आएगा, 5 अंक का अपठित गद्यांश, 5 नंबर का रहेगा अपठित पद्यांश। इसका हम अध्ययन पहले कर चुके हैं। आज का हमारा जो अध्ययन का विषय है वह है व्यावहारिक व्याकरण। ये व्यावहारिक व्याकरण कक्षा 10 में 10 अंक की पूछी जाएगी। उसमें से 4 अंक पदभेद के रहेंगे, 2 अंक प्रत्यय और उपसर्ग के रहेंगे, 2 अंक संधि और समास के रहेंगे और 2 अंक रहेंगे लोकोक्ति और मुहावरों के। तो आज का हमारा जो अध्ययन का विषय है वह है कक्षा 10।
कक्षा 10 व्यावहारिक व्याकरण। ये व्यावहारिक व्याकरण अपनी 10 अंक की होगी। और इस 10 अंक को 4 भागों में बांटा है। 4 अंक के पदभेद, 2 अंक के प्रत्यय उपसर्ग, 2 अंक के संधि और समास और 2 अंक के लोकोक्ति और मुहावरे। आज हम 4 अंक का प्रकरण है, उसको पढ़ेंगे पदभेद। ये पदभेद अपने 4 अंक का आने वाला है। इस 4 अंक में हमसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों को हम विकारी पद भी कहते हैं। इसी प्रकार से अव्यय, जिनको अविकारी नाम से जानते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और विस्मयादि बोधक। वापस से समझ लीजिए, प्रकरण का नाम है पदभेद। पदभेद 4 अंक का आएगा। इस 4 अंक में हमसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन 4 पदों का परिचय पूछा जाएगा। इसी प्रकार से अव्यय पद यानी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इनके संबंध में परिचय पूछा जाएगा। ये जो पदभेद है, इसको हम यहां पद परिचय के नाम से पढ़ेंगे। पद परिचय। पद परिचय पढ़ने से पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि पद किसे कहते हैं। तो पद शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ ढूंढते हैं तो पद का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द। पद का एक अर्थ और होता है चरण। पद को पैर भी कहते हैं। पद यानी भाग भी होता है। तो पद के यदि शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो पद बराबर शब्द होता है, या चरण, या पैर, या भाग। यहां जो हम पढ़ेंगे उसका पर्याय, पद का पर्याय होगा शब्द, अर्थात शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे लड़का, यह शब्द है, यह शब्द ही पद बनेगा। पर कब बनेगा, तो वो हमें यहां समझना है कि शब्द पद कब बनता है। यह समझाया गया है, पद बराबर वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। लड़का यहां पर क्या है, शब्द।
लेकिन इसको यदि अपन वाक्य में लिख देते हैं, लड़का विद्यालय जाता है, तो यहां पर ये जो लड़का है ये क्या हो गया है, पद हो गया है, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया है। तो पद किसे कहते हैं, तो पद की यहां परिभाषा दी है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। जितने भी शब्द वाक्य में काम आते हैं ये सब के सब पद कहलाते हैं, और जब ये वाक्य में काम नहीं आते हैं तो ये शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का शब्द है, विद्यालय भी शब्द है, और जाता है ये भी शब्द है। लड़का विद्यालय जाता है, जब ये अलग अलग रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, तो इनको शब्द कहते हैं। और ये स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो इन्हीं को पद कहते हैं। तो पद भेद में से यदि कोई प्रश्न हमसे पूछा जाएगा तो पहला प्रश्न यही होगा कि पद किसे कहते हैं। तो आपको ये लिखना है, वाक्य में प्रयुक्त पद शब्दों को ही पद कहते हैं। शब्दों कर लीजिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। और यदि पद का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो पद का शाब्दिक अर्थ शब्द होता है, या चरण होता है, या पैर होता है, या भाग होता है। लेकिन यहां जो हमें पढ़ाया जा रहा है वहां पद शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है वाक्य में प्रयुक्त शब्द। अब इसके बाद में आता है पद परिचय। पद परिचय किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पदों का सभी भूमिकाओं या व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। हमने प्रारंभ में पढ़ा है कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं। उसमें से पहला अंग होता है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य और चौथा रचना। तो व्याकरण की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध मेल को शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य के अंदर जो शब्द काम आते हैं वो सार्थक होते हैं और क्रमबद्ध होते हैं, और वाक्य की जो रचना होती है वो व्याकरण के नियम अनुसार होती है। पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। जिस प्रकार का कर्ता होता है उसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। ये व्याकरण के नियम अनुसार ही प्रयोग होता है। तो यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। ये शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होने की व्याकरणिक योग्यता रखते हैं, और इनकी इस व्याकरणिक योग्यता का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त
शब्द के भेद उपभेद लिंग वचन कारक काल पुरुष वाच्य या वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से संबंध का उल्लेख करना ही पद परिचय कहलाता है। ये भी कह सकते हैं, यदि संक्षिप्त परिभाषा हमको सीखनी है, जाननी है, तो वाक्य में पदों का सभी भूमिकाओं या व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। और यदि हम इसको विस्तार से समझना चाहते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद उपभेद लिंग वचन कारक काल पुरुष वाच्य या वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से संबंध का उल्लेख करना ही उसका पद परिचय कहलाता है। कैसे? जैसे उपर्युक्त वाक्य में अपन को दिया है लड़का विद्यालय जाता है, तो यहां पर ये जो लड़का है ये किस प्रकार का पद है? तो हमारे ध्यान में आता है कि लड़का संज्ञा पद है। फिर कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। भेद उपभेद लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। कारक कर्ता कारक है। संज्ञा का काल नहीं होता है। प्रथम पुरुष है। कर्ता का वाच्य संज्ञा का वाच्य भी नहीं होता है। और क्रिया क्या है? जाता है। तो संबंध हो गया क्रिया जाता है का करता है। लड़का जो पद है इसका ये परिचय हो गया। इस प्रकार से वाक्य में जितने भी शब्द प्रयुक्त होंगे उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना या वाक्य में प्रयुक्त भूमिकाओं का परिचय देना ही उसका पद परिचय कहलाता है। विस्तार से समझते हैं तो वो जो हमको पद दिया गया है उसका भेद बताना, उपभेद बताना, उसका लिंग बताना, उसका वचन बताना, कारक बताना, काल बताना, पुरुष बताना, वाक्य या उसके संबंध का उल्लेख करना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे लड़का पद का अपन ने परिचय दिया है। अब ये जो पद परिचय है ये किन किन पदों का देना है तो यहां ऊपर उल्लेख किया गया है। पद परिचय जब पद परिचय नाम बोला जाएगा तो हमारा ध्यान दो प्रकार के शब्दों पर जाना चाहिए। एक है विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द।
ये विकारी शब्द 4 हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी प्रकार से अविकारी पद भी 4 हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। पद परिचय यानी वाक्य में जो पद प्रयुक्त होंगे या वाक्य में जो शब्द काम आएंगे, उन शब्दों की पहचान करनी है कि वो संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है या संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है। और जब पहचान हो जाए तो फिर उसके उपभेद बताना, फिर उसके लिंग बताना, वचन बताना, कारक, काल, पुरुष, वाच्य और वाक्य के साथ उनके संबंध का उल्लेख करना, यही पद परिचय कहलाता है। कुल मिलाकर के हमको इन 8 प्रकार के पदों का परिचय देना है। अब हम एक एक प्रकार के पद का परिचय विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले संज्ञा पदों का परिचय पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पदों का, फिर विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, फिर समुच्चय बोधक, फिर संबंध बोधक और उसके बाद विस्मयादि बोधक पदों का परिचय पढ़ेंगे। समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप आवश्यक रूप से सुने। पद परिचय से संबंधित यदि अपन से प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें मैंने आपको बता दिया है, पहला हमारा प्रश्न यही होगा कि पद किसे कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। और पद परिचय किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त पदों का सभी भूमिकाओं या व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तीसरा प्रश्न यदि इसमें से पूछा जाएगा तो फिर यह प्रश्न होगा कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय किस प्रकार से दिया जाता है या कितने अंगों का पद परिचय देते हैं। तो फिर हमारा उत्तर ये होगा कि पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, वाच्य या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है। प्रश्न ये 3 प्रकार के पूछे जाएंगे। या फिर हमको कोई वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में जिन पदों का परिचय पूछा जाएगा उसको रेखांकित किया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो हम सबसे पहले रेखांकित पद की पहचान करेंगे, उसका भेद बताएंगे, फिर उसका उपभेद बताएंगे, फिर उसका लिंग, फिर उसका वचन, फिर कारक। इन परिचय में से जो जो चीजें उसके अंदर प्रयुक्त होगी, इसको समझाना ही हमारा पद परिचय कहलाएगा। तो कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को आवश्यक रूप से सुने और शिक्षण के अन्य वीडियो आपके पास पहुंचे, इसके लिए अब आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनका विस्तार से भी अध्ययन करना है। धन्यवाद।